Students, I welcome you all in class 11th. I hope your class 10 exams were good and the results are awaited. As I have already given a brief introduction about your syllabus, list of practicals and the chapters and the contents. Okay, so before starting with chapter number 1, we have to do chapter number 0. It is mathematical tools. मैथमेटिकल टूल्स हमें पढ़ने की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि आने वाले 2 सालों में, ये पूरी 11th में और पूरे 12th में, हम फिजिक्स में क्या करते हैं? फिजिक्स में हम क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों स्टडीज करते हैं. क्वांटिटेटिव स्टडी करने के लिए आपको मैथमेटिक्स की ज़रूरत पड़ती है. तो जितनी मैथमेटिक्स हम यूज़ करने वाले हैं इन 2 सालों में, जितनी मैथमेटिक्स हम इन 2 सालों में यूज़ करने वाले हैं फिजिक्स में, वो मैथमेटिक्स आपके लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, उसमें से कुछ पोर्शन तो ऐसा है जो आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है और कुछ पोर्शन ऐसा है जो आप नया सीखोगे 11th और 12th में. तो 12th में सीखते सीखते आपको काफ़ी लेट हो जाएगा, पर उससे पहले हम फिजिक्स में उन चीज़ों को अप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे. तो इसीलिए चैप्टर नंबर 1 पढ़ने से पहले हम चैप्टर नंबर 0 पढ़ेंगे और इसके अंदर हम कुछ मैथमेटिकल टूल्स जैसे कि एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज हो गई, ट्रिग्नोमेट्री हो गई, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आप लोगों के लिए नया होगा, बाइनोमियल थ्योरम, ये सब हम पढ़ेंगे. तो सबसे पहले जो पहला टूल है, हम स्टार्ट करते हैं एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज से. एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज आपने क्लास 10th में भी पढ़ी है और मोस्टली सारे बच्चों को आइडेंटिटीज आती होंगी. अभी अभी आप लोग एग्जाम देकर आए हो क्लास 10th का, तो ज्यादातर आइडेंटिटीज आपको टिप्स पर होंगी, बट फिर भी एक बार सारी आइडेंटिटीज को रिकॉल हम कर लेते हैं. फर्स्ट आइडेंटिटी, जो बेसिक आइडेंटिटी है एल्जेब्रा की, क्या है? a प्लस बी होल स्क्वायर. ए प्लस बी होल स्क्वायर आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा और सबको आता होगा. a प्लस बी होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ठीक है. सेकेंड आइडेंटिटी है a माइनस बी होल स्क्वायर. ए माइनस बी होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. थर्ड हम पढ़ते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी. फोर्थ, ए प्लस बी होल क्यूब. ए प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी क्या बनेगी? ए क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी प्लस बी क्यूब. अगर आप इसको ओपन करेंगे तो आइडेंटिटी बनेगी ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब. नेक्स्ट इज a माइनस बी होल क्यूब. ए क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी माइनस बी क्यूब. अगर आप इसको ओपन करेंगे तो ये बनेगी ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब. यहाँ पर आपने एक चीज़ नोट करी होगी कि जहाँ पर b की पावर ऑड है, वहाँ नेगेटिव साइन आया. देखिए यहाँ पर ये वाली जो क्वांटिटी है, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर b की पावर 1 है, ये मतलब 1 इज अ ऑड नंबर. अगर ऑड नंबर है तो यहाँ पर आगे क्या आ गया? माइनस साइन आ गया. यहाँ पर देखो, नोट करिए, यहाँ पर b की पावर इवन है, 2 है, तो इसीलिए b के सामने क्या आ गया? प्लस का साइन आ गया. और यहाँ पर क्या है? b की पावर वापस से ऑड है, तो इसीलिए b के आगे क्या आ गया? b के आगे नेगेटिव साइन आ गया. ठीक है. तो ये जो आइडेंटिटी है, आप इसको रिजेंबल कर सकते हो. जहां जहां b की पावर ऑड आती है वहां पर नेगेटिव साइन आ जाएगा, क्योंकि हम b को 1 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं या फिर b को ऑड टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं. अगर नेगेटिव नंबर को आप ऑड टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट विल बी अ नेगेटिव नंबर. ठीक है. तो इससे आपको ध्यान रखना है. नेक्स्ट आइडेंटिटी इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब. ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होगा? ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर. नेक्स्ट इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब. ये आइडेंटिटी जो है, इसमें a माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. नेक्स्ट इज a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस
a माइनस बी होल स्क्वायर। ये हम दोनों, ये इक्वेशंस दोनों हमारे पास है। अगर आप इन दोनों का समेशन अगर आप करेंगे, इन दोनों का समेशन अगर आप करेंगे तो प्लस 2ab और माइनस 2ab क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और ये क्या बच जाएगा हमारे पास 2a स्क्वायर और 2b स्क्वायर। तो इसमें से हम 2 को कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसी का डिफरेंस काउंट करते हैं। इफ इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, इन दोनों का आप डिफरेंस लेंगे तो a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर, इट वुड बी, देखिए ये वाली जो टर्म है अगर आप डिफरेंस लेंगे तो a स्क्वायर विल कैंसिल आउट विद माइनस a स्क्वायर, ये दोनों ऐड हो जाएंगे और ये दोनों भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आंसर आएगा 4ab। नाउ आइडेंटिटी नंबर 10, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी whole square, that is a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca। ठीक है, तो मोटा मोटा ये आइडेंटिटीज हम यूज करेंगे फिजिक्स में, और इसके अलावा अगर एक दो और भी आइडेंटिटीज आएंगी तो हम देख लेंगे, बट मोस्टली 95% या कह लीजिए 99% जो आपके जो हमारी मैथमेटिक्स है अलजेब्रा की, वो उसके अंदर हम ये आइडेंटिटीज यूज करेंगे। अच्छा, प्रूफ हम इन आइडेंटिटीज का नहीं कर रहे हैं। अगर आप मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे तो आपको मैथ्स के सर जो है वो आपको इन आइडेंटिटीज के प्रूफ बता देंगे, या फिर आप लोग हो सकता है 10th क्लास में भी पढ़कर आए हो। तो हम फिजिक्स में इसका प्रूफ नहीं करेंगे, बस हम इसका एप्लीकेशन पार्ट जो है कि कैसे किस तरह से इन फॉर्मूलेज को अप्लाई करना है वो हम देखेंगे। इसके बाद ये अलजेब्रिक आइडेंटिटीज होगी। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में से हम उठाते हैं एक स्पेशल पार्ट को, ये वाली इक्वेशंस को जहां पे पावर होती है 2, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वो इक्वेशंस होती है जहां पर मैक्सिमम पावर जो है वो 2 हो, मैक्सिमम पावर 2 हो, और मिनिमम पावर कितनी भी हो सकती है, जरूरी नहीं है 0 हो, मिनिमम पावर 1 भी हो सकती है, और बट इक्वेशन में एक पावर 2 वाली क्वांटिटी होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसमें इसका जो हाईएस्ट पावर है x का कितना है, हाईएस्ट पावर, x का हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसीलिए दिस इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और 4x स्क्वायर प्लस 2x, इट इज ऑल्सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि हमारे पास ये जो क्वांटिटी है 4x स्क्वायर, x की पावर 2 वाली क्वांटिटी हमारे पास प्रेजेंट है। ठीक है, अगर आप इसको इस तरह से लिखते हैं 4x स्क्वायर प्लस 1, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि हमारे पास x की पावर 2 अवेलेबल है। अगर x की पावर 2 आपके पास अवेलेबल है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी। x की मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, 2 तो एटलीस्ट होनी ही चाहिए। ठीक है, अगर x की पावर क्यूब हो जाएगी तो उसको हम क्वाड्रेटिक में कंसिडर नहीं करेंगे। क्वाड्रेटिक में x की पावर 2 कंसिडर होती है। अगर ये इक्वेशन इस तरह से होती है 2x प्लस 1, अगर ये इक्वेशन इस तरह से होती है 2x प्लस 1, इसमें x की पावर 2 अवेलेबल नहीं है, अगर x की पावर 2 अवेलेबल नहीं है तो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट नहीं है, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये तीनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होंगी, क्योंकि इसमें x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, x की पावर हाईएस्ट 2 होनी चाहिए, और ये क्वांटिटी x की पावर 2 वाली जो है ये क्वांटिटी डेफिनेटली इक्वेशन में प्रेजेंट होनी चाहिए। अगर ये क्वांटिटी x की पावर 2 वाली क्वांटिटी जो है अगर इक्वेशन में प्रेजेंट नहीं होती है तो इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं होगी। तो आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, अगर आपको इक्वेशन को आइडेंटिफाई करने को बोला जाएगा तो क्वाड्रेटिक है या नहीं है, तो आप चेक करने के लिए क्या करोगे, x की पावर 2 उस इक्वेशन में फाइंड आउट करोगे, और ये भी चेक करोगे कि x की पावर 2 से बड़ी तो कोई पावर नहीं है। अगर x की पावर 2 से कोई बड़ी पावर है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगी। x की मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए, और अगर x की पावर 2 नहीं होती है, जैसे इक्वेशन में नहीं है, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं कहलाएगी। ठीक है, अब आते हैं रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स क्या होते हैं? रूट्स मतलब इन इक्वेशंस के सॉल्यूशन, मतलब अगर आप इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना चाहोगे तो पहले रूट्स लिखने से पहले हम क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्मूला लिख लेते हैं। जनरल फॉर्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जनरल इक्वेशन, फॉर्मूला नहीं लिखते हैं, इक्वेशन लिखते हैं, जनरल इक्वेशन। क्वाड्रेटिक का जनरल इक्वेशन क्या बना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक। ठीक है, अब यहां पर a क्या है, a इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, a इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर।
बी क्या है, बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड सी क्या है, सी इज अ कांस्टेंट, सी इज अ कांस्टेंट। कोई भी नंबर अगर कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर एक्स की कितनी पावर है, एक्स की पावर 0 है। सी को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, एक्स की पावर 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। सी को अगर एक्स की पावर 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक्स की पावर 0 क्या होता है, एक्स की पावर 0 होता है 1, एक्स की पावर 0 मल्टीप्लाइड बाय एक्स की पावर 0 मल्टीप्लाइड बाय सी इज इक्वल्स टू सी, ठीक है। तो यहाँ पर x की पावर क्या है, 0। अगर कोई भी कांस्टेंट नंबर आपको दिखता है तो वहां पर हो सकता है वेरिएबल की पावर 0 हो या हो सकता है नहीं भी हो, ठीक है। अब इस इक्वेशंस के सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, तो इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालने के लिए आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ा था क्लास 10th में, तो एक बार मैं वो रिपीट कर देता हूं। इस इक्वेशन के दो सॉल्यूशन हो सकते हैं, जितनी इक्वेशन की पावर होगी इक्वेशन के उतने सॉल्यूशंस होंगे। इक्वेशन की पावर कितनी है, हाईएस्ट पावर को क्या बोलते हो आप, हाईएस्ट पावर को क्या बोलते हो, डिग्री बोलते हो। हाईएस्ट पावर को डिग्री बोलते हो, जितनी इक्वेशन की डिग्री होगी ना उतने इक्वेशन के सॉल्यूशन निकलेंगे। इस इक्वेशन की डिग्री कितनी है, इस इक्वेशन की डिग्री 2 है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है। अगर इसकी डिग्री 2 है तो इसके सोल्यूशन भी 2 होने चाहिए। सोल्यूशन 2 होने चाहिए तो x की कौन कौन सी वैल्यूज यहां पर पॉसिबल हो सकती है, x कुड बी -b प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। और ये तो एक सोल्यूशन हो गया, और दूसरा सोल्यूशन क्या हो गया, दूसरा सोल्यूशन हो गया -b माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। एक बार आप प्लस का लिखते हैं, एक बार आप माइनस का लिखते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, रूट्स बोलते हैं। किसके रूट्स हैं, इक्वेशन के रूट्स हैं, x के सॉल्यूशंस हैं। मतलब x की वैल्यूज इन इक्वेशन में आप डाल सकते हैं। ये इज इक्वल्स टू 0 हमने बना दिया, ये दिस इज कंप्लीट इक्वेशन। ये क्या था, इक्वल टू 0 मैंने नहीं लगाया था, तो वो क्या था, वो एक्सप्रेशन था। इक्वल टू लगाने से क्या बन गया, इक्वेशन बन गया, ठीक है। तो यहां पर x के दो सॉल्यूशंस हो सकते हैं। इन दो सॉल्यूशंस को हम अल्फा और बीटा कंसिडर करते हैं। अल्फा और बीटा, इसके दो रूट्स हैं, एक रूट हो गया अल्फा और एक रूट हो गया बीटा। x के सॉल्यूशंस को हम अल्फा और बीटा कंसिडर करते हैं। अब अल्फा और बीटा में कुछ रिलेशंस भी होते हैं। क्या क्या रिलेशंस होते हैं वो भी हम पढ़ लेते हैं। एक बार मैं आपके लिए यहाँ पे जनरल फॉर्मूला वापस से लिखता हूँ। जनरल इक्वेशन क्वाड्रेटिक की, जनरल इक्वेशन क्वाड्रेटिक की है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। दिस इज अ जनरल इक्वेशन। अब हमने इसके दो रूट्स निकाले थे, दो रूट्स, टू रूट्स आर अल्फा एंड बीटा। अब अल्फा और बीटा में कुछ रिलेशन भी होता है जो और इसको हम अल्फा और बीटा को इक्वेशन से रिलेट भी कर सकते हैं। रिलेशंस क्या क्या हो जाएंगे, रिलेशंस हो जाएंगे जैसे अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा अगर आप करोगे तो -b अपॉन a होगा। -b कहाँ से, इक्वेशन में आप देखोगे b कहाँ पर है, b जो है वो x का कोफिशिएंट है और b के आगे नेगेटिव साइन और a यूज करना है। अल्फा इंटू बीटा अगर आप करोगे, अल्फा इंटू बीटा ये होता है c अपॉन a। ये आप क्लास 10th में ऑलरेडी पढ़कर आ चुके हो, बट फिर भी हम एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट बात क्वाड्रेटिक की, कि ये जो हमने टर्म पढ़ी थी बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट एंड इक्वेशन के अगर रियल रूट्स होंगे, इक्वेशन के अगर रियल रूट्स होंगे तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होगी। डिस्क्रिमिनेंट हमेशा ग्रेटर देन 0 होगी, मतलब अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac मस्ट बी ग्रेटर देन 0। अदरवाइज जो रूट्स होंगे वो नेगेटिव, मतलब वो जो रूट्स होंगे वो रियल नहीं होंगे और वो हमारे फिजिक्स में वो हमारे काम के नहीं है, ठीक है। तो हमारे केस में अगर ऐसे रूट्स निकल कर आते हैं तो हम उसे इग्नोर कर देंगे। हमारे केस में क्या होंगे, सिर्फ रियल और इक्वल रूट्स हो सकते हैं और रियल और डिस्टिंक्ट रूट हो सकते हैं, ठीक है। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम ये आप लोगों के लिए नया है। नया इसीलिए है क्योंकि अब तक आपने जो पढ़ा था, अब तक हमने जो पढ़ा है वो आपने क्लास 10th में थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, और बल्कि ज़्यादा डिटेल में ही पढ़ रखा है। 11th में हमने सिर्फ उसका फॉर्मूला एक बार उसको हमने रिवाइज किया। बाइनोमियल थ्योरम आप लोगों के लिए एकदम नई चीज़ है। तो बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है और इसका हमें किस तरह से इसको अप्लाई करना है फिजिक्स में, वो हम पढ़ेंगे। तो बाइनोमियल थ्योरम जो
बेसिकली देखिए जो अलजेब्रा है वो बाइनोमियल थ्योरम से आई है। जो अभी तक हमने पढ़ा है वो सब हमने बाइनोमियल थ्योरम से ही डिराइव किया है। देखते हैं कैसे। अभी मैं पहले आपको बाइनोमियल थ्योरम बताता हूँ, फिर मैं अलजेब्रा की जो आइडेंटिटीज हमने करी है वो बाइनोमियल थ्योरम से आपको डिराइव करके बताऊंगा। तो बाइनोमियल थ्योरम में आपको ध्यान रखना है। अच्छा, बाइनोमियल थ्योरम की खास बात क्या है, अलजेब्रा में आप हो जाते हो थोड़े से रेस्ट्रिक्टेड कैसे कि आपको a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला आता है, एक्स प्लस ए होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको आता है, एक्स प्लस ए होल क्यूब का फॉर्मूला आता है, एक्स प्लस ए की पावर 4 लगा दो, 5 लगा दो, थोड़ा बहुत आप कर पाओगे। इसकी पावर अगर हाई होती जाएगी तो आप उसको अप्लाई नहीं कर पाओगे। बट बाइनोमियल थ्योरम में हम इसको हायर पावर्स के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं। फॉर सपोज हम अज्यूम करते हैं एक्स की पावर है n। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम तीन टर्म्स को यूज करेंगे। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म, ठीक है। फिर वापस से प्लस का साइन, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड टर्म 3। फिर वापस फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड एंड सो ऑन। ये इस तरह से चलता ही जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब इसको सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले हमें स्टार्ट करना है, पहले सेकेंड टर्म में आपको बताता हूँ, फर्स्ट टर्म बाद में डिस्कस करते हैं। पहले सेकेंड टर्म में आपको बताता हूँ सेकेंड टर्म क्या होगी। सेकेंड टर्म हमें कैसे स्टार्ट करनी है, सेकेंड टर्म हमें स्टार्ट करनी है x की पावर n से। सेकेंड टर्म हमें स्टार्ट करनी है x की पावर n से। अगर ये x की पावर n है, अब ये पावर जो है ये डिक्रीज होती चली जाएगी, अभी n थी तो अब कितनी हो जाएगी, अब हो जाएगी n माइनस 1। फिर उसके बाद कितनी हो जाएगी, x की पावर n माइनस 2, ठीक है। थर्ड टर्म देखते हैं, थर्ड टर्म ये थर्ड टर्म जो होगी a की टर्म्स में होगी। अब ये हमें स्टार्ट करनी है a की पावर 0 से, ये 0 से स्टार्ट करनी है, तो ये जो पावर है ये बढ़ती जाएगी। पहले 0 थी, फिर 1 हो गई, फिर कितनी हो जाएगी, फिर 2 हो जाएगी, इस तरह से बढ़ती चली जाएगी। अब आते हैं फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म इज अ कांस्टेंट। फर्स्ट टर्म जो होता है वो एक कांस्टेंट होता है। अब कांस्टेंट को हम क्या लिखते हैं वो देखिए आप, NC0, NC1, NC2। ये NC0, NC1 और NC2 क्या है, ये सब आप लोगों के लिए नया है, तो मैं एक एक करके सारी चीजों को एक्सप्लेन करता रहूंगा। बट अभी आप ये देख लिए इनका जो सीक्वेंस है उसको याद करने की कोशिश करिए। बीच वाली टर्म जो है ये हमेशा x से स्टार्ट होगी। x मतलब ये जो बाइनोमियल थ्योरम है इसके अंदर जो दो टर्म्स हैं, ये दो टर्म्स का जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म विल बी द मिडिल टर्म, वो x की पावर n से स्टार्ट होगी। यहां पर फर्स्ट टर्म हमारी कौन सी, x है, तो हमने x की पावर n से स्टार्ट किया। n क्या है, n इज द पावर, जो इन दोनों का जो पावर है, कंबाइंड पावर है, वो n है। n से हमने स्टार्ट किया और ये जो पावर है ये डिक्रीज होती रहेगी। और जो थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म में क्या होगा, थर्ड टर्म में हम ये जो सेकेंड टर्म है उसकी पावर 0 से हम स्टार्ट करेंगे और बढ़ते 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 हम कहां तक पहुंचेंगे, n तक जाएंगे। और ये जो फर्स्ट टर्म है दैट इज अ कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, NC0, NC1 और NC2। ये सब क्या होता है वो भी हम देखेंगे। अच्छा, इसके लिए एक चीज और मैं बता दूं, इफ पावर इज n, अगर पावर n होती है देन द एक्सप्रेशन would contain, will contain कर देते हैं, एक्सप्रेशन will contain n+1 टर्म्स। मतलब अगर पावर 2 होगी, जैसे कि आपने इक्वेशन में पढ़ रखा है, अगर पावर 2 होगी तो कितने टर्म्स होनी चाहिए इसके अंदर, पावर 2 होगी तो 3 टर्म्स होनी चाहिए। आपने देखा a+b होल स्क्वायर इसमें कितने टर्म्स आते हैं, एक a स्क्वायर आता है, एक b स्क्वायर आता है, एक 2ab आता है, तो 3 टर्म्स आते हैं, ठीक है। अगर पावर 3 होगी तो 4 टर्म्स होंगी। तो हमने देखा कि जब पावर 3 थी तब 4 टर्म्स होते हैं, जब पावर 1 होगी तो कितने टर्म्स होंगे, पावर 1 होगी तो 2 टर्म्स आएंगे। हमेशा एक टर्म ज्यादा आती है, जितनी भी पावर होती है एक टर्म हमेशा हमें ज्यादा मिलती है। अब अगर हम इसके लास्ट टर्म की बात करें, लास्ट टर्म की बात अगर हम करें तो लास्ट टर्म क्या होगी, देखिए ये जो है NC, ये NC सब में कॉमन आ रहा है तो हम NC लिख देते हैं। और देखिए C के नीचे की जो वैल्यू है वो बढ़ती जा रही, कहां तक बढ़ेगी, जो इसकी पावर है, तो लास्ट टर्म हो जाएगी इसकी NCN।
x की वैल्यू क्या होती जा रही है, x की वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है, x की पावर n, x की पावर n माइनस वन, x की पावर n माइनस टू, कहां तक चलेगी, x की पावर n माइनस एन, x की पावर n माइनस एन कितनी होगी, x की पावर n माइनस वन, n माइनस एन होगी x की पावर 0, ठीक है, x की पावर 0, और a की पावर बढ़ती जा रही है, a की पावर बढ़ती जा रही है 0 1 2 3, ये कहां तक जाएगा, ये जाएगा n तक, मतलब a की पावर n। तो एक टर्म बड़ी हो गई, एक टर्म ज्यादा हो गई, हमने देखो कहां से स्टार्ट किया, x की पावर n से स्टार्ट किया और x की पावर 0 तक हम पहुंचे, ठीक है। तो जितनी भी पावर होगी उससे हमें जो रिजल्ट मिलेगा उससे हमेशा एक टर्म हमें ज्यादा मिलेगा, ठीक है। अब हम जो आपके लिए जो नई चीज है वो है NC0 NC1, तो इन चीजों को स्टडी करते हैं। इन चीजों को स्टडी करने से पहले मैं आपको फैक्टोरियल बताना चाहूंगा कि फैक्टोरियल क्या होता है। फैक्टोरियल होता है, जैसे हम स्टार्ट करते हैं 6 के फैक्टोरियल से। 6 का फैक्टोरियल, अगर कोई कांस्टेंट नंबर हमारे पास 6 है तो 6 का फैक्टोरियल क्या होगा, 6 का फैक्टोरियल होगा 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, दिस इज फैक्टोरियल 6। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 5 जा 34 जा 120, 120 3 जा 360, 360 2s आर 720, तो इसका आंसर आ जाएगा 720। अगर आपको जरूरत पड़े तो आप इसको सॉल्व करना, अदरवाइज ऐसा हमें सॉल्व करने की इसको जरूरत नहीं पड़ती है। 5 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल जैसे हो जाएगा जैसे हमने 6 फैक्टोरियल निकाला, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, ठीक है। 4 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल इज 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1। ऐसे ही सारे फैक्टोरियल्स हो जाएंगे। 2 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 2 का फैक्टोरियल हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 1। 1 फैक्टोरियल इज ऑलवेज 1 एंड ऑल्सो फैक्टोरियल 0, 0 का फैक्टोरियल भी क्या होता है, 0 का फैक्टोरियल भी 1 होता है। ये आपको ध्यान रखना है कि 0 का फैक्टोरियल 1 होता है। क्यों 1 होता है, कैसे 1 होता है, ये आप मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे जब आप चैप्टर पढ़ेंगे परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन। आपके मैथमेटिक्स में एक चैप्टर है परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन, उसमें आप फैक्टोरियल्स पढ़ेंगे। तो मैं इसको ज़्यादा डीपली या ज़्यादा डिटेल में मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, मैं बस अपना पर्पज सॉल्व कर रहा हूँ। जितना फिजिक्स में आपको अप्लाई करना है, मैं चाहता हूँ कि मैथमेटिक्स में जब आप पढ़ेंगे तो वो बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग बायोलॉजी के हैं तो मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे भी नहीं, बट फिजिक्स सबको पढ़नी है। तो मैं चाहता हूं कि फिजिक्स में अप्लाई करने लायक आप लोग हो जाए, फिजिक्स में इन चीज़ों को किस तरह से अप्लाई करना है वो आप सीख जाए। तो ज़्यादा डीप में हमें नहीं पढ़ना है, इसीलिए मैंने बस आपको बेसिक चीज़ें जो हैं वो मैं एक एक करके बताता जा रहा हूँ। तो ये फैक्टोरियल हो गए। इसी तरह से अगर एन फैक्टोरियल की बात करी जाए, एन फैक्टोरियल क्या होगा, एन फैक्टोरियल होगा n मल्टीप्लाइड बाय, देखिए ये जो टर्म्स हैं एक एक करके छोटी होती जा रही है। तो n से एक टर्म छोटी कितनी होगी, n माइनस 1, फिर n माइनस 2, फिर n माइनस 3, और इस तरह से ये चलता जाएगा। कहां तक जाएगा, ये चलते चलते 1 तक जाएगा। लास्ट टर्म क्या आनी, लास्ट टर्म सबकी ही 1 आनी है, ठीक है। तो इस तरह से फैक्टोरियल n की वैल्यू भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब NC0 NC1 NC2 को किस तरह से कैलकुलेट करना है वो देखते हैं। तो इसके लिए पहले मैं आपको जनरल फॉर्मूला बता देता हूं NCR से। NCR जो होता है इसको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं ये मैं आपको बता देता हूं। NCR कैन बी सॉल्व बाय n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल अपॉन मल्टीप्लाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। तो सबसे पहले हमने कौन सी टर्म पढ़ी, NC0 पढ़ी। NC0 का सॉल्यूशन क्या होगा, NC0 का सॉल्यूशन होगा फैक्टोरियल n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल इंटू n माइनस r, n माइनस 0 फैक्टोरियल, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो n फैक्टोरियल को सॉल्व करते हैं हम। n फैक्टोरियल को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, n मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 3 एंड सो ऑन, चलता रहेगा, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा फैक्टोरियल 0। फैक्टोरियल 0 कितना होता है, फैक्टोरियल 0 होता है 1 मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 0। n माइनस 0 कितना होगा, n माइनस 0 इज 1, n माइनस 0 इज n फैक्टोरियल हो जाएगा। n फैक्टोरियल की वैल्यूज हम वापस से ये स्टार्ट लिख देते हैं, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 एंड सो ऑन। तो ये जो टर्म्स हैं n माइनस 1 n माइनस 2 ये सारे एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। अगर कैंसिल आउट कर देंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा,
रिजल्ट इज 1। तो NC0 क्या हो गया, NC0 1 हो गया। ठीक है, फिर दूसरी टर्म हमने पढ़ी थी NC1। NC1 कितना होगा, NC1 होगा n फैक्टोरियल अपॉन, यहां पर हम क्या लिखते हैं, जो यहां पर ये जो टर्म होती है दिस इज r। r क्या है हमारे केस में, r होता है 1। r 1 है तो 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। कहाँ तक जाएगा, 1 तक जाएगा, डिवाइडेड बाय 1। 1 का फैक्टोरियल क्या होगा, 1 का फैक्टोरियल 1 मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 1 है, तो n माइनस 1 से हमें स्टार्ट करना है, n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। तो n माइनस 1 से n माइनस, और ये सारी टर्म्स जो है बाद की कैंसिल आउट हो जाएंगी। कैंसिल आउट हो जाएगी तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आ जाएगा सिर्फ n। ठीक है, सिमिलरली NC2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, NC2 इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, NC2 की वैल्यू हो जाएगी n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे इट वुड बी n मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 3 एंड सो ऑन। यहाँ पर आएगा डिनोमिनेटर में 2 का फैक्टोरियल, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 आपको करना है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 क्या होता है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 2 होता है, और मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 2 इंटू एन माइनस 3 एंड सो ऑन। तो ये सारी टर्म्स जो है एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी। कैंसिल आउट करने से हमारे पास क्या रह गया, रिजल्ट क्या रहेगा, रिजल्ट रह गया n इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, एक और हम करके देख लेते हैं, NC3 भी हम करके देख लेते हैं। NC3 आपने देखा तो NC3 की वैल्यू कितनी आई, NC3 की वैल्यू कितनी होगी, n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू एन माइनस 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये रहेगा n फैक्टोरियल, सॉरी ये रहेगा n मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 4 एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा अपॉन 3 का फैक्टोरियल कितना होता है, 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 कितना होगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 6 मल्टीप्लाइड बाय 1 6। ठीक है, तो आंसर आया 6। और यहां पर आएगा n माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 4 एंड सो ऑन। तो ये सारी टर्म्स तो जो है n माइनस 3 से ये सब कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास रिमेनिंग क्या रहेगा, रिमेनिंग रहेगा n मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 2 अपॉन 6। ये जो टर्म है ये हमारे पास रहेंगी। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम एक एक करके जो हमने अलजेब्रा की आइडेंटिटीज पढ़ी थी वो देखते हैं हमने सही पढ़ी थी या हमने नहीं पढ़ी थी सही। ठीक है, सबसे पहले आपने पढ़ा था होल स्क्वायर की आइडेंटिटी। होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से पहले हम देखते हैं क्या था, x प्लस ए होल स्क्वायर। तो ये क्या होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, जैसे आपको आइडेंटिटी याद है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये होना चाहिए था x स्क्वायर प्लस इसको 2ax लिख देते हैं, सॉरी 2xa। अदरवाइज आप 2ax लिखते तो भी गलत नहीं होता क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में ये चलता है 2xa प्लस ए स्क्वायर। अब हम बाइनोमियल थ्योरम को यूज करते हैं। बाइनोमियल थ्योरम में हमने क्या देखा था, कैसे सॉल्व होता है ये सॉल्व होता है NC से, NC1 सबसे पहले आता है क्या, इसको अगर आपको एक्सपेंड करना है, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला मैं एक बार यहां पर आपको वापस से लिखकर बता देता हूं ताकि आपका जो आपको जो है ये ध्यान रहे और आप इसको रिजेंबल कर पाओ। तो x प्लस ए रेस टू द पावर n इज इक्वल्स टू NC0, x रेस टू द पावर n और a रेस टू द पावर 0 प्लस NC1 x रेस टू द पावर n माइनस 1, n की पावर कम होती जा रही है और a की पावर बढ़ती जा रही है, प्लस NC2 x की पावर n माइनस 2 और a की पावर 2 एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। और लास्ट टर्म क्या आ जाएगी, लास्ट टर्म आ जाएगी यहां पर NCn x की पावर 0 और a की पावर क्या आ जाएगी, a की पावर हो जाएगी n। ठीक है, ये इस तरह से चलता रहेगा। अब हमारे केस में देखिए, हमारे केस में कितनी है, पावर 2 है, तो NC0 हम करते हैं NC0 x की पावर n, हमारी केस में x की पावर n की वैल्यू क्या है, हमारे केस में x की वैल्यू है, सॉरी n की वैल्यू है 2,
तो x की पावर हमने 2 लगा दी क्योंकि n की वैल्यू 2 थी, और a की पावर क्या लगानी है, a की पावर 0 लगानी है, प्लस nc1 हमारे केस में n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू 2 है, तो हम n को 2 से रिप्लेस कर देते हैं, n को 2 से रिप्लेस कर देते हैं, तो 2c 0 हो गया और ये 2c1 और x की पावर n माइनस 1, 2 माइनस 1 कितना होगा 1, और a की पावर भी 1 है। फिर क्या आएगी, नेक्स्ट टर्म आएगी nc2, मतलब 2c2। तो देखा जाए तो हम अपनी लास्ट टर्म पे पहुंच गए, क्योंकि लास्ट टर्म क्या होनी चाहिए, ncn होनी चाहिए, और ये ncn आ रहा है, 2c2 आ रहा है, मतलब ncn हो रहा है। और x की पावर क्या होनी चाहिए, x की पावर देखो एक एक करके कम होती जा रही है, 2 थी 1 हुई, अब x की पावर क्या हो जाएगी 0। तो जहां पर मतलब अब अगर आप x की पावर 0 तक पहुंच गए तो वो आपकी लास्ट टर्म है, और a की पावर कितनी हो गई, a की पावर 2 हो गई। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। इसको जब हमने सॉल्व करके देखा तो 2c0 की वैल्यू कितनी आई, 2c0 मैंने आपको बताया था ncn की वैल्यू क्या होती है। ये सारी वैल्यूज भी मैं आपके लिए लिखकर यहाँ पर रख देता हूं ताकि आपको और भी क्लियर रह जाए। ये सारी वैल्यूज मैंने आपके लिए यहाँ पर लिख के रख दिए। तो आपको किसकी वैल्यू ढूंढनी है, 2c0 यानी nc0 की वैल्यू हमेशा क्या होगी, nc0 की वैल्यू होगी हमेशा 1। तो इस टर्म को हम 1 बनाते हैं, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर और a की पावर 0, किसी की भी पावर 0 का मतलब क्या होता है, उसकी किसी की पावर 0 का मतलब हो गया 1। ठीक है, प्लस 2c1 मतलब nc1 की वैल्यू क्या होगी, nc1 की वैल्यू हो जाएगी 1, सॉरी nc1 होता है n, nc1 इज नॉट 1, nc1 इज n। तो 2c1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2c1 की वैल्यू हो जाएगी 2, x की पावर 1 लिख देते हैं, x की पावर 1 और a की पावर भी 1, और प्लस 2c2 मतलब ncn की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ncn की वैल्यू हो जाएगी वापस से 1, क्योंकि ncn क्या होता है, यहां पर मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। ncn मतलब n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इंटू n माइनस n फैक्टोरियल। तो n माइनस n तो क्या हो जाएगा 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है 1, और n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इट वुड बी 1 अगेन। तो ncn इज अगेन 1, ncn भी 1 होता है, तो ncn की वैल्यू हम 1 रखते हैं। या फिर आप यहां से भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं, nc2 हमने निकाला हुआ है, तो 2c2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां पर हमें क्या रखना है, n की जगह 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 क्या होता है 1, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा आंसर 1। तो चाहो तो nc1 से कर लो, चाहो nc2 से कर लो, क्योंकि हमारे केस में n की वैल्यू 2 है, तो इट वुड बी 1, और 2c2 की वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई, और x की पावर 0 मतलब 1 और a की पावर 2। अब अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपको क्या मिलता है, x स्क्वायर प्लस 2xa प्लस a स्क्वायर। ठीक है, ये आपने सॉल्व करा और आपने रिजल्ट देखा कि आपका रिजल्ट आया ये, जो कि आपने अलजेब्रिक आइडेंटिटी में पढ़ा था। दोनों केसेस में हमारे रिजल्ट जो है सेम है। एक्चुअली जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं वो बाइनोमियल थ्योरम से ही डिराइव हुए हैं। अब हम एक और कर देख लेते हैं, x प्लस ए क्यूब भी करके देख लेते हैं कि x प्लस ए क्यूब कैसा आया। होनी क्या चाहिए इसकी आइडेंटिटी, ये होनी चाहिए एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर a प्लस 3x a स्क्वायर प्लस a क्यूब, ये होना चाहिए। अब हम एक एक करके सॉल्व करके देख लेते हैं। फर्स्ट टर्म क्या बनेगी हमारी, फर्स्ट टर्म हमारी बनती है nc0 मतलब 3c0। x की पावर हमें कहां से स्टार्ट करनी है, x की पावर n से स्टार्ट करनी है, n की वैल्यू हमारे केस में कितनी है 3, और a की वैल्यू किससे स्टार्ट करनी है, a की वैल्यू हमें 0 से स्टार्ट करनी है, प्लस नेक्स्ट टर्म इज nc1 तो 3c1 x की पावर अब एक कम हो जाएगी, n माइनस 1 हो जाएगी, तो 3 से एक कम 2, और a की पावर एक बढ़ जाएगी 1, प्लस 3c2 और x की पावर देखो यहाँ पर x की पावर 2 हो गई, अब x की पावर एक और कम हो जाएगी, तो x की पावर 1 और a की पावर 2। नेक्स्ट टर्म में कितना हो जाएगा, नेक्स्ट टर्म हो जाएगा 3c3 और x की पावर 1 थी, अब 1 से एक कम 0, मतलब अब हमारी जो टर्म्स हैं वो कंप्लीट हो गई, क्योंकि x जो है वो 0 बन गया और a की पावर मैक्सिमम हो चुकी है 3 हो चुकी है। अब हम एक एक करके इनको सॉल्व कर लेते हैं। nc0 की वैल्यू क्या होती है, nc0 होता है 1, तो 1 होगा, और a की पावर 0, तो यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ x क्यूब बचेगा,
प्लस ये दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगी, 1 हो जाएंगी। 3c1 यानी nc1, nc1 की वैल्यू मैंने क्या बताई थी आपको, n बताई थी, तो 3x² मल्टीप्लाइड बाय a, तो 3x² है प्लस 3c2, 3c2 मतलब nc2, nc2 की वैल्यू देखिए n, यहां पर क्या आएगा, यहां पर 3 और 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 2, 2 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना हो गया 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2। तो इसको सॉल्व करके देख लीजिए, यहाँ पर हम n की वैल्यू 3 डालते हैं, 3 और 3 माइनस 1 अपॉन 2, अगर आप करेंगे 3 माइनस 1 कितना होता है 2, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचेगा, ये बचेगा 3 इंटू एक्स की पावर 1 और ये हो गया a² प्लस NCN मैंने आपको कितना बताया था, ये क्या रहता है 1 रहता है, x की पावर 0 हो गई, तो क्या बचेगा a³। तो ये जो क्वांटिटी है और ये जो क्वांटिटी है जो सेम है, मतलब अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को हमने बायनोमियल थ्योरम से ही डिराइव किया है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पर हम पढ़ लेते हैं जिसका फिजिक्स में एप्लीकेशन बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा अप्लाई हम करते हैं उसको, जिसमें होता है 1 प्लस एक्स की पावर n, 1 प्लस एक्स की पावर n, मतलब फर्स्ट टर्म क्या होती है 1 और सेकेंड टर्म x। इस चीज को हम फिजिक्स में बहुत ज्यादा अप्लाई करते हैं। तो इसको जब ओपन करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, तो फॉर्मूला क्या बनना चाहिए, फॉर्मूला बनना चाहिए NC0, फर्स्ट टर्म हमारा क्या है 1, 1 की पावर हमें कहां से स्टार्ट करनी है, 1 की पावर हमें n से स्टार्ट करनी है, फिर सेकंड टर्म हमारी x है, तो x की पावर क्या होनी चाहिए, x की पावर 0 होनी चाहिए। ये सब किस में, मल्टीप्लीकेशन में, तो मैं डॉट लगा देता हूं, प्लस सेकेंड टर्म हमारी स्टार्ट होती है NC1 से, NC1, फिर 1 की पावर एक कम हो जाएगी n-1 और x की पावर एक इंक्रीज हो जाएगी, मतलब x की पावर 1, पहले 0 थी 1 हो गई, फिर NC2, 1 की पावर एक और कम हो जाएगी, 1 की पावर n-2 और x की पावर एक और इंक्रीज हो जाएगी, x की पावर 2 एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। लास्ट टर्म हमारी बनेगी NCN, 1 की पावर 0, क्योंकि n-n क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और x की पावर मैक्सिमम हो जाएगी, x की पावर हो जाएगी n। ये इस तरह से चलता रहेगा। अब इसमें हमारे पास एक कंडीशन हो जाती है, इफ x इज स्मॉलर देन 1, अगर x की वैल्यू 1 से बहुत ज्यादा छोटी हो जाती है, अगर x की वैल्यू 1 से बहुत ज्यादा छोटी हो जाती है, देन x² एंड हायर पावर्स ऑफ x आर नेग्लेक्टेड। कंडीशन, ये कंडीशन देखिए, जब x की वैल्यू 1 से बहुत ज्यादा छोटी हो जाएगी, x की वैल्यू 1 से बहुत छोटी हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे, x² और उसकी हायर पावर को नेग्लेक्ट कर देंगे। x² और हायर पावर्स कहां पर आ रही है, x² और हायर पावर आ रही है यहां से, मतलब थर्ड टर्म से। तो हमें इक्वेशन में कौन कौन सी टर्म्स लिखनी है, शुरू की 2 टर्म्स लिखनी है, उसके बाद की टर्म्स को हम नेग्लेक्ट कर देंगे। एक एग्जाम्पल हम करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर हम करते हैं 1 प्लस 0.01, ठीक है, तो 1.0.01 की पावर हम लगा देते हैं यहाँ पर 20। आपसे ये पूछ लिया जाएगा अगर एग्जाम में, तो आप पावर 20 देख के आपको पैनिक नहीं होना है, आपको बायनोमियल थ्योरम अप्लाई करनी है। और हमारे पास यहाँ पर कंडीशन हमने यहाँ पर दी हुई है, पढ़ी है हमने कंडीशन कि x की वैल्यू 1 से भी बहुत छोटी है, x की वैल्यू अगर 1 से बहुत छोटी है, तो हमें हायर पावर मतलब x की पावर 2 और हायर पावर्स को क्या कर देना, नेग्लेक्ट। सिर्फ शुरू की 2 टर्म्स की हमें कैलकुलेशन बनानी है। शुरू की 2 टर्म्स की कैलकुलेशन बनाकर देखते हैं। NC0 मैंने क्या सिखाया आपको, NC0 क्या होता है, NC0 होता है 1। धीरे धीरे जब आप इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे, मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस दूंगा, तो उसमें जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको ये जो टर्म्स हैं ये बाय टिप्स याद हो जाएंगी। NC0 क्या होता है, NC1 क्या होता है, NC2 क्या होता है, ठीक है। तो अभी NC0 की वैल्यू कितनी है 1 और 1 की पावर n, 1 की पावर 20, 1 की पावर कितनी भी लगा लीजिए आप, 1 की पावर 100,000, तो आंसर क्या रहता है 1 ही रहता है। और साथ में 0.01 की पावर 0, 0.01 की पावर 0, क्योंकि हमारे x की जगह क्या है, x की जगह 0.01 है और x की वैल्यू हमें 0 से स्टार्ट करनी है, तो ये हमने लगा दी। दूसरी टर्म क्या है NC1 मैंने आपको क्या सिखाया था, NC1 होता है 20, NC1 होता है 20, सॉरी NC1 जो होता है n के इक्वल है, और हमारा जो n की वैल्यू है वो कितनी है 20। तो NC1 जो हमारा ये था NC1, ये किसके इक्वल हो गया, ये 20 के इक्वल हो गया।
और 1 की पावर हमें क्या करनी है, 1 की पावर n-1 यानी 19 चढ़ानी है। 1 की पावर अगर आप 19 कैरी करोगे तो क्या रहेगा, रिजल्ट 1 ही रहेगा। और साथ में क्या आ गया, 0.01 की पावर 1। अगर आपने इसको सॉल्व किया तो आंसर क्या आया, यहाँ पर तो ये 1 ही रहेगा, 1 प्लस अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो ये हो जाएगा 20 मल्टीप्लाइड बाय 0.01, 20 मल्टीप्लाइड बाय 0.01, तो ये कितना रह जाएगा, 1 प्लस 20 मल्टीप्लाइड बाय 0.01, तो ये आ जाएगा प्लस 0.2। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1.2। तो बहुत ही इजीली हमने इसको सॉल्व कर लिया। और एक चीज मैं आपको और भी क्लियर कर देता हूं, 1.2 इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू, नॉट इक्वल टू, इट इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू। इट इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 1 प्लस 0.01 तो की रेज़ टू द पावर 20। इसको हम इक्वल नहीं बोलेंगे, अप्रोक्सीमेट बोलेंगे, क्योंकि हमने बहुत सारी पावर्स को नेग्लेक्ट किया है। तो ऑलमोस्ट इसकी वैल्यू जो रहेगी 1.2 के आसपास रहेगी, बट इट इज नॉट एग्जैक्टली 1.2। फिजिक्स में हम अप्रोक्सीमेशन का यूज बहुत ज्यादा करते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। एक और क्वेश्चन हम इससे कर देखते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस घर पे करने के लिए दूंगा, उसकी प्रैक्टिस आप करना। जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, 1000 प्लस 1 रेज टू द पावर 3, ये आपको क्वेश्चन दिया गया है। अब अगर आप इसको बाइनोमियल थ्योरम से सॉल्व करेंगे, पहले तो आपको ये देखना है कि हमारी जो कंडीशन है वो इसमें अप्लाई होती है नहीं होती। तो हमारी कंडीशन को अप्लाई करने के लिए, सॉरी, यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा और टिपिकल बना देते हैं, हम इसको 1/3 लगा देते हैं, 1/3 लगा देते हैं। अब क्योंकि क्यूब वाला तो आप बहुत इजीली कर लेते हैं, 1/3 वाला कैसे करना है वो देखें। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि हमारी कंडीशन इसमें सेटिस्फाई होती है या नहीं होती। तो वो करने के लिए हम क्या करते हैं, हम पहले इसमें से 1000 कॉमन निकालते हैं। अगर इसमें से 1000 हमने कॉमन निकाला, 1000 हमने अगर इसमें से कॉमन निकाला तो इसकी पूरी की पावर तो मैं 1/3 बाद में निकालेंगे, पहले 1000 इसमें से कॉमन निकालते हैं। अगर इसमें 1000 कॉमन निकाले तो ये क्या बच गया, ये 1 बच गया। और इसमें देखिए, इसमें 1000 है नहीं, तो हमने क्या करा, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया 1000 से, तो मल्टीप्लाइड वाला 1000 तो कॉमन आ गया, डिवाइड वाला 1000 एज इट इज यहाँ पर रह गया है। और इसकी पावर, पूरे की पावर कितनी आ गई, पूरे की पावर 1/3 आ गई। अब 1000 की पावर 1/3 को हम अलग लिख सकते हैं। 1000 की पावर 1/3 को अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना होता है 1000 की पावर 1/3। अच्छा, ये 1000 की पावर 1/3 क्यों हुआ, क्योंकि यहां पर देखिए ये है x मल्टीप्लाइड बाय y मल्टीप्लाइड बाय n। अगर ऐसा होता है तो इसका क्या मतलब होता है, x की पावर n और y की पावर n, दोनों की पावर n होती है। तो इसमें अभी 1000 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 1/1000 है, तो दोनों की पावर 1/3 है। तो अगर 1000 की पावर 1/3 लगाएंगे, 1000 की पावर 1/3, इसका मतलब क्या होता है, 1/3 का मतलब होता है क्यूब रूट। ऐसे नंबर हमको ढूंढना है जिसे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाए, 1000 आ जाए। तो वो नंबर कौन है, वो नंबर है 10। 1000 का क्यूब रूट क्या होता है, 10। तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 1/1000, ये होता है 0.001 रेज़ टू द पावर 1/3। अब ये रिजल्ट देखकर हमें थोड़ा सा एक्साइटमेंट होगा, क्योंकि हम अब बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, तो मैंने आपको क्या बताया था, हायर पावर्स को नेग्लेक्ट कर देना है और शुरू की 2 टर्म्स हमें लेनी है। 10 को एज इट इज रखते हैं, फिर क्या आएगा NC0, फिर 1 की पावर जो सेकेंड टर्म, जो हमारी फर्स्ट टर्म होती है, ये हमें कहां से स्टार्ट करनी है, ये हमें n से स्टार्ट करनी है, प्लस सॉरी मल्टीप्लाइड बाय 0.001 रेज़ टू द पावर 1/3। इसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी, नेक्स्ट टर्म आ जाएगी, सॉरी ये जो पावर है, ये सेकेंड टर्म की पावर हमें कहां से स्टार्ट करनी थी, 0 से स्टार्ट करनी थी। सेकेंड टर्म हमें 0 से स्टार्ट करनी थी, और इसकी पावर जैसे जैसे बड़ी होती जाएगी हम उसको नेग्लेक्ट करते जाएंगे। प्लस NC1 हो गया, NC1 1 रेज़ टू द पावर जो था n-1 हम करते हैं 1/3 -1 हमने कर दिया, और ये रह जाएगा 0.001 रेज़ टू द पावर 1। इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आएगी उसमें 0.001 की पावर 2 हो जाएगी, तो उसको हमें नेग्लेक्ट कर देना है, क्योंकि 1 के कंपैरिजन में 0.001 काफी छोटा है। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा 10। NC0 मैंने आपको सिखाया है, NC0 क्या होता है, हमेशा 1 होता है। NC0 1 होता है, तो हमने क्या लिख दिया, इसको 1 लिख दिया, और 0.001 की पावर 0, तो ये क्या रहेगा, ये भी 1 रहेगा, प्लस, और ये क्या है NC1 मैंने आपको क्या सिखाया, NC1 क्या होता है, NC1 हमेशा n होता है। हमारे केस में n की वैल्यू क्या है 1/3,
1/3 मल्टीप्लाइड बाय 1 की पावर कुछ भी होगी तो आंसर क्या रहेगा, आंसर 1 ही रहेगा, और इसकी पावर 1 है तो दिस इज 0.001। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो यू विल गेट 10 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 0.001 अपॉन 3। एलसीएम लेकर अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 3 प्लस 0.001 डिवाइडेड बाय 3। तो फाइनल रिजल्ट आपके पास क्या आ जाएगा, 10/3 मल्टीप्लाइड बाय 3.001। ठीक है, तो दिस इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 1000 प्लस 1 रेज टू द पावर 1/3। 1000 प्लस 1 रेज टू द पावर 1/3 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो ये किसके इक्वल आ गया, 10/3। 10/3 कितना होता है, 3.33 के समथिंग होता है। तो आप इसको मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं 3.33 एंड सो ऑन, और 3.001 आप इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं, 9.9 के आसपास ही आएगा। और सॉरी, ये 10 से ऊपर चला जाएगा, ये 10 से ऊपर चली जाएगी, ये वाली जो वैल्यू है ये 10 से ऊपर चली जाएगी। ठीक है, तो ये जो है ये क्या आया, ये आया है 1001 का क्यूब रूट। 1001 का क्यूब रूट आया। आप इसको कैलकुलेट करके देख लेना, ये 10 से ऊपर चली जाएगी वैल्यू, क्योंकि 1000 का क्यूब रूट क्या होता है, 1000 का क्यूब रूट 10 होता है, और 1000 प्लस 1 का क्यूब रूट ये 10 से ज्यादा होना चाहिए, तो इसका जो आंसर आएगा 10 से ज्यादा ही आएगा। तो इस तरह से हमें इसको अप्लाई करना है, और मैं इससे एसोसिएटेड क्वेश्चंस आपको दूंगा नेक्स्ट क्लास में। तब तक आपको क्या करना है, तब तक आपको ये लेक्चर देखना है बहुत अच्छे से, और ये जो चीजें हमने पढ़ी है इनको अच्छे से समझना है। और अगर आपको कोई डाउट्स होते हैं तो आप अपने डाउट्स व्हाट्सएप से रेज कर सकते हैं।